मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है वो है गांधी जी के ऊपर। इंडिगो आप लोगों को पता होगा, नील जो इस इमेज में देख भी रहे हैं आप, नील पुराने समय में यूज होता था ये, और काफी ज्यादा यूज होता था एज अ डाई, एज अ वॉशिंग मटेरियल। तो बेसिकली डाई, कपड़ा नीले कलर का जो इस्तेमाल है डाई का, इंडिगो ये उगाया जाता था बेसिकली, उसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है। चैप्टर का बेसिक आइडिया आपको दे दूं, चैप्टर जो है वो लुई फिशर जो है उनकी एक बुक से उठाया गया है, जिसमें बताया गया है महात्मा गांधी का पहला स्ट्रगल 1916 में चंपारण में जो किसान थे, हिंदुस्तानी किसान, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, उनके साथ जो बुरा हो रहा था, एट्रोसिटीज हो रही थी, उनके खिलाफ गांधी जी ने कैसे स्ट्रगल करा, उनको कैसे न्याय दिलाया अंग्रेजी हुकूमत से, इस बात के ऊपर ये लेसन सेंटर्ड है। ये सारे एक्सपीरियंसेस में बताए गए हैं। साथ साथ आप देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन कि ये वो स्टार्टिंग पार्ट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो यहां से शुरू हुई थी, यानी कि एक तरह से आप मान सकते हो। हालांकि इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट्स रहे, मौके किस्से रहे, लेकिन ये वो पहला मेजर इंसिडेंट था जिसके बाद इंडिया की जो फ्रीडम के लिए, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो शिरकत थी, मेहनत थी, उसको एक तरह से नया जीवन मिला, नई लाइफ मिली। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। गांधी जी ने क्या अपना तरीका डेवलप किया आजादी पाने का अंग्रेजों से, वो आप क्लियरली इसमें देखते हैं। तो गांधी जी का जो एक्टिविज्म तरीका था ना, वो भी आप जानेंगे इस लेसन के थ्रू। थीम है लीडरशिप, करेज एंड जस्टिस। गांधी जी का जो तरीका था वो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड था। देखते हैं एक बार इस लेसन को। व्हाट लेड गांधी जी टू अर्ज ब्रिटिश पास्ट। अच्छा, बाय द वे, आप में से कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि क्या आप लोगों को याद रखना जरूरी है ऑथर का नाम? नहीं, कभी भी बोर्ड ऑथर का नाम नहीं पूछता है, ना ही यूजुअली अगर क्वेश्चन में देता भी है तो अपने आप देता है, आपसे पूछता नहीं है। आपको बताया इसलिए जाता है, जैसे एक लेसन है द रैट ट्रैप जो हमने पढ़ा, उस लेसन ने आपको डीपली टच किया होगा। मेरी जिज्ञासा होती है कि किसने लेसन लिखा है यार, इतना खूबसूरत लेसन जिसने लिखा है, उसका मैं नाम जानना चाहता हूं, उसके बारे में जानना चाहता हूं, उसके क्या एक्सपीरियंस है लाइफ के, ये जानना चाहता हूं। तो अगर मेरे पास और समय होता है इस लेसन को डिटेल में पढ़ते तो मैं आप बताता आपको वो चीज भी, अभी मैंने सिर्फ नाम बताया, राइट। तो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट, जस्ट शेयर इट आउट, आपको बस मैंने बता दिया वो। एनीवे, स्टार्ट करते हैं चलिए। तो गांधी जी को क्या, व्हाट लेड गांधी जी टू अर्ज ब्रिटिश डिपार्चर, असली में क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिससे गांधी जी ने शुरुआत करी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की? क्या स्टार्टिंग पॉइंट था? द इंसिडेंट दैट प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल अकर्ड इन 1917। तो गांधी जी से ये जो है ना, क्या नाम है इनका, लुई फिशर, ये गांधी जी के आश्रम में जाके मिलते हैं 1942 में बेसिकली। और 1942 में जब ये मिलते हैं तो गांधी जी इस किस्से को याद बताते हैं उनको, लुई फिशर को, जिसको अपनी बुक में मेंशन करते हैं और आप इसको पढ़ रहे हैं आज। बताते हैं द इंसिडेंट दैट प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल अकर्ड इन 1917, जो इंस्ट्रूमेंटल, जो इंसिडेंट रहा मेन, जिसकी वजह से मेन पड़ाव आया चंपारण वाला एपिसोड, वो 1917 में हुआ। गांधी जी अटेंडेड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन कांग्रेस इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। गांधी जी ने एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल इंडियन कांग्रेस का बेसिकली एक कन्वेंशन था, एक ग्रुप मीटिंग मान सकते हो आप। ठीक है, अभिवादन नहीं, हिंदी वर्ड में भूल गया इसका, बट एक ग्रुप मीटिंग मान लो, बहुत सारे लोगों की, डेलीगेट्स के लगभग 2000 लोग उस मीटिंग में पहुंचे, 2301 डेलीगेट्स उस मीटिंग में पहुंचे, और ये हुआ कब? दिसंबर 1916 में, वहां पर ये थे। एंड मेनी विजिटर्स वर प्रेजेंट, और वहां पर बहुत सारे विजिटर्स और आए। अ पुअर स्किनी पेजेंट अप्रोच्ड गांधी जी, और इसी कन्वेंशन में गांधी जी के पास एक गरीब किसान पहुंचा, पतला सा किसान था, राजकुमार शुक्ला उसका नाम था। असल मायने में मुझे लगता है कि अगर असली क्रेडिट किसी को हिंदुस्तान की आजादी का जाता है तो उनमें से एक कंट्रीब्यूशन इनके नाम पे भी लिखा जाना चाहिए, राजकुमार शुक्ला, क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी को पुश किया था ये चंपारण किसानों की मदद करने के लिए। यही आए थे, अब देखो पता चलेगा आपको कैसे। पुअर स्किनी पेजेंट, स्किनी मतलब थिन, पतला सा किसान वहां पर पहुंचा गांधी जी के पास, विश्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू चंपारण एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मिजरेबल पेजेंट्स। उसने बताया कि हमारे जो चंपारण एक जगह है बिहार में, वहां पर जो किसान लोग हैं ना, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अंग्रेज जो ओनर्स है वहां जमीन के, उनके द्वारा। और इन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चंपारण चलो और हमारे किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, हमारी मदद करो उसमें। ठीक है, द वोफुल टेल ऑफ चंपारण पेजेंट्स, गांधी जी को पूरी बताता है। द पेजेंट राजकुमार शुक्ला रिकाउंटेड मिजरीज ऑफ चंपारण, पूरी कहानी बताता है। मिजरीज मतलब जो बुरी हालत वहां किसानों की है, जो बुरा उनके साथ हो रहा है, वो उनको बताता है। मिजरी मतलब बैड सिचुएशन, बहुत ही बुरी सिचुएशन किसी की अगर है, वो बताता है चंपारण के किसानों की गांधी जी को। कॉल्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार ग्रेवली अनजस्ट, बताता है कि वहां जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, लैंडलॉर्ड कौन होता है? जमींदार जो होता है, जमीन का जो मालिक होता है, बोलता है जो वहां लैंडलॉर्ड सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनजस्ट है, यानी कि अन्याय वाला है। वांटेड गांधी जी टू डू समथिंग, और इसके लिए वो गांधी जी से चाहता था कुछ वो करें। शुक्लास परसिस्टेंस पेस, परसिस्टेंस मतलब लगातार बने रहना, एक सिचुएशन में लगातार बने रहना। तो गांधी जी, या जिद मान लो, यहां पर गांधी जी हैड टू विजिट कानपुर a few other places। अब कानपुर की स्पेलिंग बड़ी अजीब तरीके से लिखी हुई है यहां पर, उस समय ऐसे लिखी जाती थी, कानपुर एक तरह से अंग्रेजी एक्सेंट में लिखी हुई है। ठीक है, तो गांधी जी को कानपुर जाना था और बाकी कुछ जगह और जाना था। तो इस समय जब राजकुमार शुक्ला ने उनसे मदद मांगी तो गांधी जी ने बोला कि भाई मुझे बाकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन तू मुझे सो एंड सो डेट पर कैलकाटा में मिलना, मैं वहां से सीधा तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, शुक्ला पेशेंटली फॉलोड हिम एवरीवेयर, ही केप्ट अर्जिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। फाइनली गांधी जी अग्रीड टू अकम्पनी हिम टू चंपारण इमीडिएटली आफ्टर हिज कैलकाटा विजिट।
अब विजिट राजेंद्र, अब क्या होता है, गांधी जी और ये दोनों मिलकर पटना पहुंचते हैं ट्रेन से। राजेंद्र प्रसाद, लॉयर ऑफ पटना, लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद कुडंट बी कॉन्टैक्टेड सिंस ही वाज आउट ऑफ टाउन। अब ये उसकी उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है राजकुमार शुक्ला, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने, वो उस समय काफी इंफ्लुएंशियल लॉयर हुआ करते थे बिहार में, राइट। और इनके पास ये अक्सर पहुंचा था, राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के पास पहले कई बार गया हुआ था किसानों की मदद करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए कोर्ट में, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के पास ये जाते हैं, लेकिन उसको कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो शहर से बाहर थे। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी उन्हीं के घर में रात बिताते हैं। जर्नी ब्रोकर एंड मुजफ्फरनगर। अब गांधी जी और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर जेबी कृपलानी वाज वायर्ड। प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं ये। कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स रिसीव्ड गांधी स्टेशन, और गांधी जी पहुंच जाते हैं फिर नेक्स्ट जगह पर, कहां पर, मुजफ्फरपुर। तो ये चंपारण नहीं पहुंचते सीधे, ये पहले गए राजेंद्र प्रसाद जी के पास पटना में, पटना से फिर ये एक जगह रुके मुजफ्फरपुर, जहां पर इनको जानकारी जुटानी थी, और वहां पर इनको बड़े अच्छे से रिसीव किया गांधी जी को स्टेशन पर बहुत सारे लोगों ने, किन्होंने, कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स ने। गांधी जी एकोमोडेटेड एट अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर प्रोफेसर मलखानीज हाउस। गांधी जी को जो रहने का व्यवस्था करी वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर ने करी, प्रोफेसर मलखानी ने। और गांधी जी ने इसके लिए बोला है, ड्यू टू द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स वेरी फ्यू वुड शो सच अनयूजुअल जेस्चर। गांधी जी ने बोला कि उस समय में बहुत कम गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की मदद कर पाते थे, इसलिए बहुत ही अनयूजुअल जेस्चर था। गांधी जी ने यह भी नोट किया, इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सरकार के अधीन था, सरकार किसकी थी, ब्रिटिश सरकार, वो एक फ्रीडम फाइटर को अपने घर में रोक रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं कर पाते थे लोग, नेचुरली नहीं कर पाते होंगे ना, क्योंकि सरकारी नौकर अगर वो है, सरकारी जॉब अगर कर रहा है तो, और सरकार के खिलाफ एक तरह से एक्शन है, इसलिए उन्होंने ऐसा इसको अनयूजुअल जेस्चर बोला। अब क्या होता है, होप अमंग चंपारण पेजेंट्स। अब क्या होता है, बहुत सारे पेजेंट जिनको पता चलता है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और मदद करने के लिए आए हैं महात्मा किसानों की चंपारण में, तो बहुत सारे पेजेंट्स यहां चंपारण से मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। लॉयर्स ब्रीफ गांधी जी, बहुत सारे लॉयर्स भी जो इनके केसेस कोर्ट में लड़ रहे थे, वो गांधी जी को पहुंचते हैं और ब्रीफ करते हैं कि क्या क्या केस का स्टेटस है। गांधी जी जो है मेंशन्ड अबाउट व्हाट दे चार्ज, और ये भी बताते हैं गांधी जी को कि वो क्या पैसे लेते थे। गांधी जी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग हाई फीस। गांधी जी ने उनको स्कोल्ड किया, एकदम से बहुत डांट लगाई कि ये किसान लोग ऑलरेडी बहुत गरीब हैं और तुम इनसे इतनी महंगी, इतनी ज्यादा फीस ले रहे हो। गांधी कंक्लूजन डिसाइडेड टू चेंज लाइन ऑफ एक्शन। अब गांधी जी इस वक्त इनको ये बोलते हैं कि यहां पर हमको कोर्ट में केस करने की या कोर्ट में केस लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है इंग्लिश में, कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट क्या होता है भाई, फर्जी कोर्ट एक तरह से। भाई अंग्रेजों का जो कोर्ट था उसका क्या कभी भी ये गोल था कि वो जिसकी गलती है उसको सजा देंगे, असल मायने में तो इनकी गलती होती थी हमेशा, लेकिन ये किसी ना किसी दावपेच में उलझा के हम इंडियंस को सजा दे देते थे, राइट। तो एक तरह से कैंगरू कोर्ट चलाया हुआ था उन्होंने। इसी वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि कोर्ट में जाके कुछ नहीं होगा हमारा, हमें लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा, हम जो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसको बदलना पड़ेगा। फियर स्ट्रिकन पेजेंट जो है गॉट लिटिल हेल्प फ्रॉम कोर्ट्स, नीडेड टू बी फ्रीड फ्रॉम फियर। जो डरे हुए किसान थे, इनको कोई मदद नहीं मिलती थी कोर्ट से, कोई न्याय नहीं मिलता था, इसीलिए इनको इस डर से आजादी पाने की जरूरत थी, जो डर इनको अंग्रेजों का था। लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। अब ये एक अनफेयर डील थी जो कि बताया गया, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या डील थी ये समझाया गया आपको। बेसिकली डील ये थी कि बहुत बड़े एस्टेट, क्या होता है भाई, बहुत बड़ी बड़ी जमीन, बहुत बड़े बड़े जमीन के पीसेस जो होती हैं, जागीर जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो बहुत बड़ी बड़ी जागीर जो थी वो अंग्रेज लोग ओन करते थे बिहार में। सोचो, बाहर से आके इन्होंने ओनरशिप सेट कर ली उस जमीन पर, और उस जमीन पे किसानों को रेंट पे दी जाती थी वो जमीन बोने के लिए। किसान जो थे, चंपारण के किसान, जो वहां के लोकल किसान थे, उनको ये जमीन रेंट पर दी जाती थी कि इसमें तुम खेती करो, लेकिन एक फीस मांगी जाती थी उनसे, क्या कि उनको जो उनको टोटल लैंड था ना उनका, उस पे उनको 15%, उस जमीन का 15% हिस्सा जो होगा उस पे उनको इंडिगो उगाना था। डील ये थी कि आपको ये जमीन खेती बाड़ी करने के लिए मिलेगी, और जितनी जमीन है आपके पास उसका टोटल 15% हिस्सा आपको, उस 15% हिस्से पे इंडिगो उगाना है, और उस पूरे के पूरे इंडिगो को सरेंडर कर देना है अंग्रेजों को, जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसको। ये जो इंडिगो था उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप था, उससे बहुत पैसा कमाते थे अंग्रेज लोग। तो ये जो किसान लोग थे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जो मेन क्रॉप था इंडिगो, उसको ये पूरा का पूरा ले जाते थे उसको अंग्रेज लोग, और 15% इनको जो जमीन पे उगाना पड़ता था पूरा का पूरा ही चला जाता था उनके पास, ठीक है। तो कंपेल्ड इंडियन रेजिडेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन 15% लैंड। फार्मर्स डिप्राइव्ड ऑफ द इंडिगो हार्वेस्ट, जो पूरा हार्वेस्ट उपज थी इंडिगो की, उससे वंचित रह जाते थे, उनको मिलता ही नहीं था वो। एंटायर प्रोडक्शन चार्ज एज रेंट, पूरा प्रोडक्शन को देना पड़ता था एज रेंट टू इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। अब इसका क्या हुआ, लैंडलॉर्ड चार्ज कंपेंसेशन फॉर रिलीजिंग पेसेंट्स। अब क्या हुआ इसके बाद, अगर आप पढ़ाओ जो स्टोरी में, और ये दिखाता है आपको अंग्रेजों की धूर्तता। ये लोग कितने भी जेंटलमैन बनते हो, लेकिन ये बहुत धूर्त लोग थे, बहुत ही ज्यादा गलत लोग थे। कैसे पता है, सोचो, इनकी तेजी बताता हूं आपको भी, शायद आपको पता भी हो। भाई जब तक ये कमर्शियल क्रॉप रहा, जब तक इनको फायदा उठा सके इस इंडिगो से, तब तक इन्होंने फायदा उठाया, पूरा ये अरेंजमेंट रखा। अब इन्होंने
क्या हुआ उस समय मार्केट में, सिंथेटिक इंडिगो आ गया। जर्मनी में सिंथेटिक यानी कि लैब में इंडिगो बना लिया गया, आर्टिफिशियल इंडिगो। अब उसकी वजह से जो क्रॉप इंडिगो था इसकी वैल्यू खत्म हो गई कमर्शियली, क्योंकि इतना सारा जब लैब में बनाया जा सकता है तो किसानी करके, खेती करके जो भी बनाया जाता है उसकी वैल्यू बहुत नहीं रहती है ना। तो इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि यार अब इंडिगो उगाने का तो कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इन किसानों को, गरीब किसानों को यह ऑप्शन दिया कि हम तुमको ये जो अरेंजमेंट है ना, हमारा जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंडिगो उगाने का, इससे फ्री कर देंगे, लेकिन तुम हमको एक कॉम्पेंसेशन पे करो, हमको कुछ मुआवजा दे दो। तुम किसान लोग इतने लंबे अरेंजमेंट से परेशान थे, इतने लंबे समय से इस इंडिगो उगाने की समस्या से परेशान थे, पूरा का पूरा इनको सरेंडर करना था, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया इस एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो ज्यादातर किसानों ने तो इनको पैसे दे दिया इस कॉम्पेंसेशन, और इस अरेंजमेंट से अंग्रेजों ने बोला कि तुमको फ्री कर दिया गया। सोचो एनी विच वे कुछ समय में ये अंग्रेज लोग इंडिगो की फसल को बेच नहीं सकते थे मार्केट में। एनीवे मतलब अगर उगवाते भी तो भी फ्री, मतलब ये मानो कि इनको कोई फायदा नहीं था। तो उन्होंने क्या चाल चली कि अब जब हमारा कैंसिल हो ही रहा है प्रोग्राम पूरा इंडिगो बेचने का मार्केट में और इनसे उगवाने का, तो क्यों ना कुछ पैसा इनसे हड़प ले। ये इन्होंने अरेंजमेंट करी और ले भी लिया पैसा। कुछ किसानों ने, जिन लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया, उन्होंने कोर्ट में केसेस कर दिए। और कमाल की बात है, ये अंग्रेज लोग इतने धूर्त थे, इतने बुरे थे कि इन लोगों ने बदमाश गुंडे हायर कर लिए हमारे किसानों, गरीब किसानों को तंग करने के लिए, उन किसानों ने जिन्होंने इनको पैसा नहीं दिया। ये था पूरा मैटर बेसिकली। था तो बहुत अनजस्ट भाई वाकई में। ठीक है, सम पेजेंट्स साइंड द एग्रीमेंट विलिंगली, कुछ लोगों ने विलिंगली एग्रीमेंट साइन कर दिया और पैसा कॉम्पेंसेशन दे दिया। सम एंगेज लॉयर्स टू रेजिस्ट, कुछ ने लॉयर्स को हायर करा और कोर्ट लड़ा केस में रेजिस्ट करने के लिए। सून न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच द पेजेंट्स, कुछ ही दिनों में खबर पहुंच गई सब जगह, किसानों तक भी, जिन्होंने कॉम्पेंसेशन दिया था उन तक भी पहुंच गई। Those who had signed the agreement demanded their money back, जिन्होंने इनको पैसा दिया था, एग्रीमेंट साइन किया था, उन्होंने कहा पैसा दो हमारा वापस से, तेजी करिए, तुमने हमारे साथ गलत किया ये। अब इस मूवमेंट, अब ये लोग दे नहीं रहे थे पैसा, इनका क्या मतलब देने का पैसा अंग्रेजों का, एक बार जो आ गया वो तो हमारा ही, ऐसा था इनका सिस्टम। तो गांधी जी इस समय पहुंचते हैं चंपारण। ठीक है, आज सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन फॉर डिटेल्स, और जाते हैं वहां पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन यानी कि सारे जमींदारों का जो एक समूह था, एसोसिएशन था, उसके सेक्रेटरी से जाके मिलते हैं और बोलते हैं मुझे डिटेल्स दो इस पूरे किस्से की। सेक्रेटरी देखो, सेक्रेटरी रिफ्यूज इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सेक्रेटरी बोलता है कि मैं किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दूंगा। सोचो एक अंग्रेज इंग्लैंड का, बाहर का, अगर हिंदुस्तान में हमारे एक हिंदुस्तानी को बोल रहा है कि तुमको जानकारी दूंगा कि तुम बाहरी हो, तुम किसी और स्टेट के हो, कमाल की बात है। गांधी जी क्लेम दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर, गांधी ने कहा मैं बाहरी आदमी नहीं हूं भाई, आउटसाइडर नहीं हूं मैं। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहट कॉन्टैक्टेड, अब कमिश्नर, अब गांधी जी ने अगला स्टेप क्या लिया कि वहां पर जिस डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में चंपारण था, वो था तिरहट डिवीजन में, उसका जो कमिश्नर था उससे बातचीत करने के लिए पूछा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई कोऑपरेशन नहीं किया। इनफैक्ट उल्टा उसने गांधी जी को बुली करने की कोशिश करी और बोला कि तुम तिरहट तुरंत छोड़ दो, तुरंत तिरहट से निकल जाओ इस डिवीजन से। इंस्टेड ऑफ लीविंग गांधी लेफ्ट फॉर मोतिहारी अकम्पनीड बाय सेवरल लॉयर्स, निकलने की जगह गांधी जी वहां से ही मोतिहारी पहुंचे और बहुत सारे लॉयर्स को साथ में लेके पहुंचे। ग्रीटेड एट द स्टेशन बाय क्राउड्स ऑफ पेजेंट्स, और जब ये स्टेशन पर पहुंचे मोतिहारी में तो भीड़ों में, हजारों की संख्या में वहां किसानों ने इनको स्वागत किया, वेलकम किया। स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ हाउस कंटिन्यूटीज इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने वहां पर ये किसान के घर पर अपना ठिकाना बना लिया और वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल की, असल में हुआ क्या है किसानों के साथ, सारी डिटेल जुटाई, कितने किसानों के साथ क्या क्या अग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या उन्होंने पैसा दिया है, लगभग 10,000 पेजेंट्स का जानकारी उन्होंने जुटाई, उसे रिकॉर्ड किया। और फिर क्या किया, डिसाइडेड टू विजिट अ नियरबाई विलेज टू सी मॉल ट्रीटेड पेजेंट। अब उसी समय इनको खबर आई कि वहीं बराबर में एक किसान, बराबर के गांव में एक किसान है जिसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। माल ट्रीट मतलब गलत तरीके से, इल बिहेव करना किसी के साथ, उसको गलत ट्रीट किया। तो ये वहां से निकले और जाने लगे उस किसान के घर पर देखने के लिए कि क्या हुआ है उसके साथ। ऑफिशियल नोटिस इश्यूड टू गांधी जी। अब जब वो जा रहे थे, देख रहे हो तुम इन अंग्रेजों को, मतलब मैं गुस्सा आता है जब ये चैप्टर पढ़ता हूं। तो जब ये वहां जा रहे थे तो रास्ते में इनके पूरे काफिले को रोका एक मैसेंजर ने अंग्रेजों के, और इनको एक नोटिस दिया। गांधी जी स्टॉप फ्रॉम विजिटिंग मॉलरेटेड पीजेंट, ड्रिवन बैक टू टाउन इन कैरेज, उनको वापस टाउन ले जाया गया कैरेज में। ऑफिशियल नोटिस ऑर्डरिंग गांधी जी टू लीव चंपारण सर्व्ड ऑन हिम, और उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया कि तुमको चंपारण छोड़ने का अभी आदेश दिया जाता है। गांधी जी देखो, लेकिन गांधी जी यहां पर आपको दिखेंगे बहुत ही सैवेज मोड में। अब आपको दिखेगी गांधी जी की लीडरशिप। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी को पॉजिटिव मानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी को अच्छा नहीं मानते हैं, बट गांधी जी का जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप था ना, वो उस समय के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मदद करी बहुत सारे लोगों की। अब उनकी कुछ कमियां हो सकती हैं, वो अलग बात है। जब तक आप गांधी जी को पूरा ना पढ़ लें उनकी लाइफ के बारे में, तब तक उन्हें जज ना करें। लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हैं एपिसोड, उस पर हमको एज एन इंडियन उन पे जरूर गर्व करना चाहिए। गांधी जी ने क्या करा, उसको साइन किया, रोट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उसको साइन किया कि ठीक है मुझे नोटिस मिल गया है और मैं इसको डिसोबे करता हूं, जा कर ले जो करना है तेरे को, नहीं जा रहा मैं वापस। समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अब इनको कोर्ट से ऑर्डर आ गया, समन आ गया कि तुमको कल कोर्ट में हाजिरी देनी है। अब बिजी नाइट,
गांधी जी ने क्या करा इस रात, जब अगले दिन उनको सुबह जाना था कोर्ट में, उस पूरी रात उन्होंने क्या करा, मतलब देखो, ही रिमेन्ड अवेक ऑल नाइट, वॉयड राजेंद्र प्रसाद टू रश टू बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि तुम बिहार पहुंचो फटाफट से अपने कुछ रुतबे वाले दोस्तों को लेकर। सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, और अपने आश्रम, जो इनका आश्रम था महाराष्ट्र में, वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे कि कैसे आश्रम को चलाना है। वायर्ड फुल रिपोर्ट टू वायसराय, और पूरी रिपोर्ट जो थी वो टेलीग्राम में वायसराय ऑफ इंडिया को भी भेज दी। बेसिकली अंग्रेजों का जो नुमाइंदा था हिंदुस्तान में, जो राजा था एक तरह से, वो वायसराय था, उसको भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। बहुत तेज थे गांधी जी, ऐसे बेवकूफ नहीं थे मतलब। ठीक है, न्यूज ऑफ गांधी बीइंग इन ट्रबल विद अथॉरिटीज स्प्रेड फास्ट। अब गांधी जी की जो खबर थी कि वो अथॉरिटीज के साथ गांधी जी की हो गई अनबन, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के साथ गांधी जी को हो गई अनबन, और ये खबर जो थी पूरी मार्केट में, पूरी जगह चंपारण में फैल गई बहुत तेजी से। फिर क्या होता है, पेजेंट्स इन थाउजेंड्स गैदर्ड अराउंड द कोर्ट हाउस। अगले दिन जिस कोर्ट में हाजिर होना था ना गांधी जी को, वो कोर्ट हाउस पूरा घिरा हुआ था किसानों से, हजारों की संख्या में। शुक ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिशर्स एंड हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। जो अंग्रेजों का डर था ना, बेसिकली ये जो डर था ब्रिटिशर्स का, ये हिल गया था एक तरह से, और वहां पर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करा, मतलब खड़े रहे कोर्ट के बाहर, अपना जो प्रोटेस्ट था वो दिखाया। ऑफिशियल सोट गांधी जी हेल्प टू कंट्रोल द क्राउड। इतना ज्यादा सिस्टम खराब हो गया वो कोर्ट हाउस के बाहर कि जो अंग्रेजी ऑफिशियल्स थे, जो अफसर थे, उनको गांधी जी से मदद मांगनी पड़ी कि गांधी जी हमारी मदद कर दो, वरना क्राउड आज तो हमको मार पिटाई होगी हमारे साथ, हमारा बैंड बजा देगा एक क्राउड। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली उस इंसान को जिसको समन भेजा गया कोर्ट में अपीयर होने के लिए कोर्ट के सामने, उस इंसान ने पूरे क्राउड को कंट्रोल करने में हेल्प करी अंग्रेजी सरकार की। गांधी जी वाज हम्बल, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इस वक्त ये नहीं कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने क्राउड को मैनेज करने में हेल्प करी। ब्रिटिश पावर नो लॉन्गर अनचैलेंजेबल। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये जता दिया था अंग्रेजी सरकार को और जो वहां पेजेंट्स थे उन सबको कि अंग्रेजी सरकार को चैलेंज किया जा सकता था। अभी तक ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार ने जैसा बोल दिया, दिन तो दिन, रात तो रात। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार ने जो बोला था, जो ऑर्डर दिया था कि गांधी जी को कोर्ट आना है और कोर्ट में उनके साथ कुछ गलत एक्शन लिया जाता, भीड़ भाड़ जो थी वो वहां पर चारों तरफ थी, उसकी वजह से उस एक्शन को उनको रिसीड करना पड़ा। अपना जो बोला हुआ था वो चैलेंज कर दिया था किसानों ने अंग्रेजों का। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, आगे भी इंटरेस्टिंग होता है कुछ। अब क्या हुआ भाई, अंग्रेजी सरकार जो थी, जैसे ही गांधी जी ऐसे कोर्ट में जाके कटकड़े में खड़े हुए तो अंग्रेजी सरकार तो हिली हुई थी, पहले इतने सारे लोग इनके सपोर्ट में थे। तो एक प्रपोजल आया गांधी जी को, जो जज है उसने कहा कि हम इस ट्रायल को पोस्टपोन करते हैं, हम इस ट्रायल को बाद में कर लेंगे जी, ये केस बाद में चलाएंगे, जरा थोड़ा ठंडा हो जाए माहौल, पता चले आज ही पिटपिटा जाए ट्रायल वायल चलाने के चक्कर में। ठीक है, अथॉरिटीज प्रोबेबली विश टू कंसल्ट सुपीरियर्स। उनकी इच्छा थी कि अपने ब्रिटिश सरकार के जो हेड है, मैनेजमेंट में जो है, टॉप गवर्नमेंट में जो, उनसे एक बार कंसल्ट करके आगे का कदम रखा जाए। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिले। गांधी जी ने कहा ऐसा है, जो भी तुम लोगों को करनी है ना कार्रवाई, आज तुमने मुझे कोर्ट में बुलाया, आज ही करो, प्रोटेस्ट करता हूं मैं, आज ही जो एक्शन लेना लो, डिले मत करो, या तो रीजन दो क्यों डिले कर रहे हो, बट आज ही करो जो करना है। Read out a statement clarifying that he disobeyed not to break the law but to render humanitarian national service। अब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी और अभी कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कभी भी नियम कानून लॉ को डिसोबे नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, एक बहुत ही हार्ड चॉइस थी मेरे पास। चॉइस ये थी कि मैं लॉ को मानता और लॉ ने जो ऑर्डर मुझे दिया था कि मैं वापस लौट जाऊं उसको फॉलो करता। अगर मैं उसको फॉलो करता तो जो अपने भाइयों की, अपने साथियों की, अपने कंट्री के सिटीजन की मदद मैं करना चाहता था यहां आकर, वो मैं पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की, अपने साथियों की, अपने भाइयों की, हिंदुस्तानियों की मदद करना चाहता था, इसलिए मैं यहां पर रुका, जिसकी वजह से ये ऑर्डर डिसोबे हो गया। मैं ऑर्डर डिसोबे नहीं करना चाहता था, बट मेरा स्टैंड ये है कि मैं यहां पर अपने साथियों की मदद करने के लिए हूं, तो मैंने क्या गलत किया, ये बोला बेसिकली उन्होंने। क्लेम्ड टू हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर लॉ बट ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। उन्होंने बोला कि भाई मेरे मन में नियम कानून लॉ की बहुत इज्जत है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा जो मैं मानता हूं चीज, वो अपने मन की, अपने इंटरनल कॉन्शियंस की आवाज को मानता हूं, अंतर मन की आवाज को मानता हूं। कॉन्शियंस क्या होता है, आपके दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है, मन में एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपको सही और गलत का अंतर बताता है, उसको कॉन्शियंस बोलते हैं, अंतर्मन बोलते हैं। टू आरएसएस, कोर्ट वालों ने क्या करा, गांधी जी तो यहां पर मूड में थे ना, बढ़िया पिटाई करने के, सही, तो कोर्ट वालों को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे का रिसेस अनाउंस करते हैं, 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। गांधी जी, और ब्रेक देने के समय गांधी जी को जज ने बोला कि आपको एक बेल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बेल बॉन्ड क्या होता है, जब भी किसी इंसान को बेल दी जाती है ना, अरेस्ट से बचने के लिए बेल दी जाती है, जमानत, तो उसको एक साइन करना पड़ता है, रिटर्न एग्रीमेंट। गांधी जी को ये एग्रीमेंट या एक बेल बॉन्ड साइन करने के लिए बोला गया। गांधी जी ने कहा मैं नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया एंड रिलीज विदाउट बेल। गांधी जी को कोर्ट से क्या ऑर्डर आया फिर कि ठीक है तुमको बिना बेल के छोड़ देते, छोड़ो, तुमको बिना बेल के छोड़ देते हम। ठीक है, तो बेल मतलब सारे नियम कानून जो है उनको गांधी जी ने तोड़ा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने एकदम से मालिक, ठीक है मालिक जैसा आप करें वैसा 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 वैसा। ठीक है, तो यहां पर तो ओपी मोड में गांधी जी आ गए थे ना, ओपी वाला बिल्कुल। एनीवे, तो जज विथहेल्ड जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने अब इस केस को 2 घंटे के लिए ब्रेक दिया गया और फिर कोर्ट खारिज कर दिया। जज ने ये अनाउंस किया खारिज करते हुए कोर्ट को कि मैं जजमेंट को कुछ दिन के लिए विथहेल्ड कर रहा हूं, यानी कि होल्ड कर रहा हूं। गांधी जी अलाउड टू स्टे फ्री, और ये बोला कि गांधी जी को तब तक, जब तक जजमेंट आता है तब तक वो फ्री रह सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा, ही इज अलाउड टू स्टे फ्री।
प्रोमिनेंट लॉयर्स कन्फर्ड विद गांधी जी, बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स ने गांधी जी के साथ इस समय डिस्कशन करा। द लॉयर्स वर टू रिटर्न टू देयर प्लेसेस इन इवेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने पूछा कि अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो तुम लोग क्या करोगे? तो लॉयर्स ने कहा हम लौट जाएंगे अपने घर, हम तो आपसे सलाह करने के लिए आए थे, अगर आप ही अरेस्ट हो गए, कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा दे दिया तो हम चले जाएंगे वापस। गांधी जी ने उनको डांट लगाई और बोला, गांधी जी आस्क्ड देम व्हाट अबाउट जस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स कौन थे? बेसिकली वो लोग, वो किसान, पेजेंट्स, जिनके साथ बुरा हो रहा था, उनको शेयर क्रॉपर बोला गया। शेयर क्रॉपर क्यों बोला गया? क्योंकि वो अपना क्रॉप शेयर करते थे अंग्रेजों के साथ। 15% इंडिगो वाला अरेंजमेंट जो था उसको याद रखो, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं उनका क्या होगा? अगर मैं जेल चला भी गया तो भाई इनको जस्टिस तो दिलाना है ना, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या? तुम लोग मेरी वजह से यहां पर हो, मैं यहां पर इनको जस्टिस दिलाने के लिए हूं, तो उसका क्या होगा? द दिस पर्टिनेंट क्वेश्चन शुक द लॉयर्स आउट ऑफ द स्टूपर। अब अपनी नींद से उठ गए एकदम से। स्टूपर मतलब होता है गहरी नींद। इस सवाल ने ये जो लॉयर्स थे, जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी एक थे, उनको अपनी गहरी नींद से जगा दिया। गहरी नींद क्या? वो समझ रहे थे कि अपने भाइयों के लिए जस्टिस नहीं मांग रहे हैं तो वो जैसे ही जागे अपनी नींद से, तो डिसाइडेड टू कोर्ट अरेस्ट। उन्होंने भी बोला कि हम भी आपके साथ कोर्ट अरेस्ट देंगे, और गांधी जी ने उनको एक डिटेल प्लान दिया कि किस ऑर्डर में आप अरेस्ट दें अपनी, अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ चंपारण। ये थी शुरुआत पहली सिविल डिसोबीडियंस की। सिविल मतलब होता है बहुत ही सभ्य तरीके से, डिसोबीडियंस मतलब डिसोबे करना, किसी की बात ना मानना। तो एक बहुत ही सभ्य तरीके से पहली बार हमने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। इसी से शुरू हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये पहला वाक्य था सिविल डिसोबीडियंस का हिंदुस्तान में, ठीक है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एज एन इंडियन। द फर्स्ट टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन्वेस्टिगेशंस इंटेंसिफाइड। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप केस अगेंस्ट गांधी जी। कुछ दिन बाद ही कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें यह बताया गया कि गांधी जी के खिलाफ जितने भी केसेस उनको ड्रॉप किया जाता है, यानी कि वो कोर्ट का फैसला जहां पर गांधी जी को बुलाया गया था, फिर रिसेस दी, फिर सब वगैरह वगैरह जो सब हुआ, उसके बाद आखिरकार उसका फैसला है कि गांधी जी के खिलाफ जितने भी केसेस उनको ड्रॉप कर दिया जाए। गांधी जी प्रोसीडेड टू इंक्वायर फार्मर्स ग्रीवेंसेस। अब तो गांधी जी के हाथ में और पावर आ गई थी, तो गांधी जी ने जितने भी केसेस थे किसानों के साथ जो भी गलत हुआ था उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया। टेस्टिमोनियल्स बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स, 10,000 पेजेंट्स किसानों से टेस्टिमोनीज ली। टेस्टिमोनीज मतलब उनके बयान लिए, उनके साथ जो गलत हुआ उसका प्रूफ लिया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करी उसकी। नोट्स वर मेड एंड डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। प्रोटेस्टिंग लैंडलॉर्ड्स अनकंफर्टेबल। जो लैंडलॉर्ड जिनके खिलाफ ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ली जा रही थी, जिन्होंने गलत किया हुआ था, वो बड़े अनकंफर्टेबल थे, नेचुरली होंगे, सरकार जाने वाली थी ना उनकी। गांधी जी मेट एसोसिएट्स, चॉक्ड आउट डिटेल्ड सिविल डिसोबीडियंस प्लान्स इन केस ऑफ हिज अरेस्ट। अब गांधी जी को समन किया लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने। बेसिकली इस पॉइंट पर जब वो इन्वेस्टिगेशन सारी कंडक्ट कर रहे थे, तो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि एक बिग डील होता है, काफी सीनियर पोजीशन होती है गवर्नमेंट में इनकी, सर एडवर्ड गेट, उन्होंने इनको बुलाया। गांधी जी को लगा कि शायद ये तुमको अरेस्ट करने वाले हैं, तो गांधी जी ने क्या करा, अपने एसोसिएट्स, अपने साथियों से मिले, पूरा डिटेल सिविल डिसोबीडियंस प्लान उनको दिया कि कैसे आगे अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो तुमको कैसे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड कमिश्नर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब ये मिले तो 4 इंटरव्यूज हुए गांधी जी के साथ उनके, यानी कि 4 बारी मिले गांधी जी से, और इसके बाद फाइनली डिसीजन ये लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि इस पूरे केस की एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कमीशन सेटअप किया। कमीशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे मैटर को, वो सेटअप किया। इंक्वायरी कमीशन कंप्राइज। अब इस इंक्वायरी कमीशन में देखो फिर से कैंगरू कोर्ट इन्होंने सेटअप करने की कोशिश करी। इंक्वायरी कमीशन में पता है कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत सारे जमींदार जिन्होंने गलत किया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी ऑफिशियल, जो कि कौन थे? वही अंग्रेज लोग, एंड गांधी जी, और इकलौते गांधी जी जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के। मतलब कितने लोगों का एक कमीशन बनाया गया जिसमें किसान लैंडलॉर्ड्स थे बहुत सारे, जिसमें जिन लोगों ने गलत किया वो खुद, मतलब सरकार के कुछ लोग, मतलब वही लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, और गांधी जी अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेजेंट्स। जिनके साथ गलत हुआ उनका कोई और कोई था ही नहीं, सिर्फ अकेले गांधी जी, ठीक है। गांधी जी वाज टू रिप्रेजेंट पेजेंट्स, ओके। Heaps of evidence collected against landlords, बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट की गई। लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट विद नो चॉइस, agreed in principle to refund the money to peasants। बहुत सारी एविडेंस जब गांधी जी ने प्रेजेंट करी इतने सारे लोगों के बीच में, तो उनके पास कोई चॉइस बची नहीं। किसान, ये लैंडलॉर्ड्स जो थे, उन्होंने अपनी गलती मान ली और अग्री करा कि हम कुछ रिफंड कर देंगे, और उनको लगा भाई मान लेंगे। एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई, उनको लगा कि अगर हम सारे पैसे देंगे नहीं, एक लैंडलॉर्ड बोल रहे थे सारे पैसे हम देंगे नहीं, हम सिर्फ कुछ अमाउंट रिफंड करेंगे, और इन्होंने बोला सिर्फ, हाँ, गांधी जी ने डिमांड करा कि भाई 50% रिफंड चाहिए मुझे। और इस बात के पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया किसानों को कि भाई हम लोगों को इनसे पैसा ना भी मिले ना रिफंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफंड जो है रिप्रेजेंटेटिव है इनजस्टिस का, और अंग्रेजी हुकूमत की बात को गिराने का पूरी सरकार हमारे खिलाफ है, लेकिन हम फिर भी इनसे रिफंड लेंगे, तो हमें चाहे कुछ अमाउंट कम मिल जाए, लेकिन ये रिफंड मिलना जरूरी है। ये सिंबॉलिक है, एक तरह से हम आजादी की तरफ बढ़ेंगे। फिर इससे हम चैलेंज कर रहे हैं अंग्रेज सरकार को, उनको माननी पड़ रही है वो बात, तो रिफंड कम भी मिले, हम रिफंड कम से मान जाएंगे। तो भाई गांधी जी ने इस ग्रुप में ये शर्त रखी कि भैया मुझे 50% से कम नहीं चाहिए, 50% रिफंड चाहिए, ठीक है। अब जब ये डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई, जहां पर अंग्रेजी लोग बोलने लगे कि हम 50% नहीं देंगे, ठीक है, और गांधी जी बोलने लगे 50% ही चाहिए, तो जब ये डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई, तो डेडलॉक का तोड़ने के लिए लैंडलॉर्ड्स ने प्रपोजल रखा कि 25% रिफंड कर देंगे हम।
गांधी जी ने तुरंत हाँ भरी कि ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन ये जो पैसा था वो वॉज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये था कि अंग्रेज अपनी गलती मान रहे हैं और उसका गलती का कॉम्पेंसेशन किसानों को दे रहे हैं, ये है ना। तो अमाउंट ऑफ रिफंड डिडंट मैटर, लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर प्रेस्टीज। लैंडलॉर्ड जो थे वो अपनी प्रेस्टीज यानी कि अपनी रिस्पेक्ट को, अपने सम्मान को सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि अपनी गलती मान रहे थे यहां पर। द विक्ट्री ऑफ पेजेंट्स इंस्टिल्ड करेज इन देम, और ये जो जीत उनकी हुई इसकी वजह से उनके मन में बहुत कॉन्फिडेंस आया, करेज आई। लेटर गांधी जी वाज प्रूव्ड करेक्ट व्हेन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अबंडन्ड स्टेट्स, और गांधी जी की बात सही भी प्रूव हुई, क्योंकि सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे यहां पर वो अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। ये जमीन जो है किसानों के कब्जे में आ गई। बेसिकली ये थी चंपारण की जीत। लैंड रिवर्टेड टू पेजेंट्स फॉर गुड, लैंड जो था वापस किसानों के पास आ गया परमानेंटली। अब गांधी जी ने इसके बाद चंपारण में अगला स्टेप किया। बेसिकली ये जीत जो उन्होंने पाई उसके बाद उन्होंने अगला कदम रखा। क्या? गांधी जी एम्ड एट इंप्रूविंग चंपारण कल्चरली एंड सोशली। गांधी जी ने ये एम रखा था अपना कि वो चंपारण को सोशली और कल्चरली इंप्रूव करेंगे उसकी लाइफ सिचुएशन। क्यों? तो क्योंकि चंपारण बहुत बुरे स्टेट में था, बहुत गरीबी थी, बिल्कुल भी लोगों के पास कपड़े वपड़े नहीं थे, एक बहुत ही बुरा जीवन वो बिता रहे थे। ठीक है, तो सॉर्ट वॉलंटियर्स फॉर टीचिंग, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से लोगों को गुहार लगाई कि जो भी इंसान आएगा और यहाँ पर पढ़ाने की मतलब पढ़ा दे, यहाँ पर आके वॉलंटियर करे खुद ही अपनी मर्जी से स्वेच्छा से, जो यहाँ पर आके पढ़ा देगा उसके लिए कॉल आउट करा लोगों को। बहुत सारे लोग आए। कौन कौन? देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी वाइफ एंड मेनी अदर्स वॉलंटियर्ड। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा और उनकी वाइफ कस्तूरबाई, वो और बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया। प्राइमरी स्कूल्स ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट आश्रम रूल्स एंड हाइजीन, कस्तूरबाई ने गांव के लोगों को आश्रम के रूल सिखाए, यानी और हाइजीन के रूल सिखाए। हाइजीन यानी कि पर्सनल हेल्थ, पर्सनल क्लीनलीनेस, एक तरह से साफ सुथरा रहना, हेल्दी, साफ सुथरा इन अ वे रिलेट्स टू बीइंग हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए जो जो चीज जरूरी है वो सिखाई बेसिकली। ठीक है। हेल्थ कंडीशंस इन मिजरेबल स्टेट, बहुत बुरे स्टेट में थी यहां पर हेल्थ कंडीशंस। अ वॉलंटियर एंगेज टू लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ, एक वॉलंटियर यहां पर भी आया, एक इंसान खुद अपनी मर्जी से आया पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। और 3 दवाइयां दी गई। हेल्थ स्टेशन जो खोले गए उस पर 3 ही दवाई अवेलेबल थी। क्या क्या? कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 चीजें बस मिली वहां पर, जिसकी वजह से सारी चीजों का इलाज जो भी पॉसिबल था वो इलाज इन चीजों से ही किया गया। यूज फॉर ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब इलनेसेस, सारी इलनेसेस के लिए यही यूज किया गया। अब आश्रम मैनेज फ्रॉम चंपारण, गांधी जी जो है अपना आश्रम चंपारण से मैनेज कर रहे थे। इंस्ट्रक्शंस बाय मेल भेजते थे। केप्ट अ चेक ऑन आश्रम फाइनेंशियल अकाउंट्स, आश्रम के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे उस पर भी नजर रखते थे। केप्ट इन माइंड आश्रम सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब क्लीनलीनेस, आश्रम की जो सैनिटेशन थी, साफ सफाई थी, उस पर भी नजर रखते थे। और एक इंस्टेंस आता है सामने जहां पर गांधी जी बोलते हैं इंस्ट्रक्टेड टू फिल इन ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे। तो गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन भेजा कि जो हमारे आश्रम के पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस हैं वो भर गए हैं, उनको बंद कर दिया जाए और नए गड्ढे खोदे जाए ताकि साफ सफाई बनी रहे आश्रम में। ठीक है। चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट, यहां पर आपके लेसन का कल्मिनेशन होता है। चंपारण को बताया गया है एक टर्निंग पॉइंट हमारी हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। क्यों? चंपारण नॉट एन आउटकम ऑफ डिफाइंस ऑफ अथॉरिटीज, चंपारण जो है वो अथॉरिटीज के डिफाइंस का एक आउटकम नहीं था। मतलब अथॉरिटीज जो रेजिस्टेंस, डिफाइंस मतलब रेजिस्टेंस, अथॉरिटी जो रेजिस्टेंस दिखाई थी उसकी वजह से नहीं आया था चंपारण में जो रिजल्ट आया था, बट एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स टू लीव सफरिंग ऑफ द मासेस। गांधी जी का जो लीडरशिप स्टाइल है वो यहां पर निकल के आता है। गांधी जी का लीडरशिप स्टाइल कभी भी बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं था, किसी एक आइडियोलॉजी में नहीं था। उनकी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल थी कि जो गरीब इंसान है, जो हमारे सिटीजन है, उनकी रोजमर्रा की लाइफ को कैसे रिलीव किया जाए, उनकी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो ये रिजल्ट था किसका? एफर्ट्स टू रिलीव सफरिंग ऑफ द मासेस। मासेस मतलब बहुत सारे लोगों की सफरिंग्स को रिलीव करने के जो एफर्ट थे उसका रिजल्ट था चंपारण। शोड दैट गांधी जी couldn't be ordered about his own country, और ये दिखाता है कि गांधी जी को उन्हीं के देश में कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है। रिवील्ड गांधी जी प्रिंसिपल्स इन द पॉलिटिकल फील्ड, और ये भी दिखाता है कि गांधी जी के क्या प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल फील्ड में, सिद्धांत क्या है उनका सिद्धांत या आइडियोलॉजी क्या थी? गरीब इंसान की मदद करना, गरीब इंसान जो है उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान करना, यही उनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है। पॉलिटिक्स विद डिफरेंस, अब उन्होंने पॉलिटिक्स जो करी ना वो अलग थी कुछ। His politics comprised common man's day-to-day problems, expression of his loyalty to living human beings, effort to free Indians who would liberate India. उनका एफर्ट क्या था कि सब इंडियंस को आजाद कर दूं ताकि वो अल्टीमेटली फिर इंडिया को आजाद करा लें, एक तरह से सब इंडियंस को एनेबल कर दूं, इसलिए एजुकेट करना चाहते थे। और आखिरी पार्ट अगेन, सॉरी हाँ ये वाला लास्ट पार्ट है, बेगी पार्टन, वो एक आखिरी लेसन भी देके जाते हैं आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप के ऊपर डिपेंड रख करो, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं। इसके लिए एक बहुत जरूरी लेसन देते हैं एक छोटे से इंस्टेंस के थ्रू। एंड में क्या होता है? चार्ल्स फ्री एंड्रूज, गांधीज डिवोट डिसाइपल इन चंपारण केम टू बिड फेयरवेल। तो एक चार्ल्स फ्री एंड्रूज एक अंग्रेज था जो कि गांधी जी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता था। वो चंपारण में आया गांधी जी को अलविदा बोलने के लिए, वो देश छोड़ के जा रहा था कहीं और बेसिकली, तो उसने गांधी जी को एक बार अलविदा बोलना था। तो गांधी जी का जो दोस्त है ना, लॉयर दोस्त, सजेस्टेड दैट एंड्रू शुड बी आस्क्ड टू स्टे एंड सपोर्ट देम। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इस एंड्रूज को कुछ टाइम के लिए रोको और हमें सपोर्ट करने के लिए बोलो, और बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि एक अंग्रेज ही अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा है, अगर अंग्रेजों को खिलाफ कर रहा है अगर
तो गांधी जी ने इनको बड़ा एकदम से डांटा, लॉयर्स को चाइड किया एंड आस्क्ड देम नॉट टू यूज एंड्रूज बट फेस क्राइसिस बाय रिलाइंग ऑन देयर ओन वर्थ। गांधी जी ने इनको डांट फटकार लगाई एकदम कि एंड्रूज को ना इस्तेमाल करे क्योंकि वो एक अंग्रेज है, बल्कि अपने ऊपर भरोसा रखे, अपनी वर्थ जो है उसको समझे और अपने ऊपर ही डिपेंड करें आजादी पाने के लिए। चंपारण एपिसोड, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस आर ऑल इंटरलिंक्ड, और बताया कि चंपारण का जो एपिसोड था आत्मनिर्भर थी, आत्मनिर्भरता और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये सारे लेसन गांधी जी ने एक तरह से दिए। ठीक है, क्लियर है? मैसेज बड़ा सिंपल है, जस्टिस कैन बी अचीव थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड मॉरल इंटेग्रिटी। जस्टिस को पाया जा सकता है अहिंसा के थ्रू भी, और नॉन मॉरल इंटेग्रिटी मतलब अपनी जो इंटेग्रिटी आप इसको बरकरार रख के भी पा सकते हैं। साथ साथ आत्मनिर्भर बने ये भी बताया गांधी जी ने, और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी बताया। आप सब लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें ना उन्होंने चंपारण में, इसलिए कि जब ये एजुकेट हो जाएंगे तो अपने राइट समझेंगे और अपनी आजादी खुद मांग लेंगे। तो आप भी एजुकेट बनिए, आत्मनिर्भर भी बनिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई नो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, बट हमने नोट्स में पढ़ा, सोचो अगर डिटेल्ड बुक में पढ़ते तो कितना लेंदी होता। नॉनदलेस क्वेश्चन देखो, द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीजी's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. ये क्वेश्चन है। The result of demonstration was that, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जो प्रोटेस्ट किया था बाहर किसानों का, उसका क्या रिजल्ट था? उसका क्या रिजल्ट था ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से। ये इंग्लिश की बुक में हिस्ट्री किसने डाली? हाँ वैसे बात तो सही है, गलत बात तो नहीं है, आई अंडरस्टैंड, वैलिड बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ 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 बताओ, क्या डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट था? रिजल्ट ये था कि अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। नवे दे वर स्कैर्ड, थ्रेटन हो गए थे, और उनको ये समझ में आ गया था कि उनकी माइट, उनकी जो ताकत है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये बेसिकली उनको समझ में आया था। डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट 25% रिफंड, नहीं 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 गलत बोल रहे हो। डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट तो ये हुआ कि अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया, ट्रायल को डिले करा और अल्टीमेटली उनको फ्री कर दिया। ये डायरेक्ट रिजल्ट था, लेकिन इन अ वे सिंबॉलिकली क्या कन्वे हुआ इससे कि अंग्रेजों की जो ताकत है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये रिजल्ट था। गांधी जी को दे कुड नॉट अरेस्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट था। दोनों में से कोई बोल सकते हो। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन वर, ये जो पार्टिसिपेंट्स थे इस स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन में, जो कोर्ट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे? किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी इज लॉयर, पीपल ऑफ चंपारण, इंडिगो, लैंड ओनर्स, इंडियन सोल्जर। सोच के आंसर देना, ध्यान से पढ़ना पहले ऑप्शन। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नहीं पढ़ते और इसलिए गलत आंसर दे देते हो, तो बी वेरी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या भाई? गांधी जी लॉर्ड्स, करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। पीपल ऑफ चंपारण, किसान आए थे ना चंपारण के सारे लोग, वो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गांधी जी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश बाय, गांधी जी ने कैसे कोऑपरेट किया अंग्रेजों के साथ? बाय नॉट गिविंग टू द कोर्ट, सॉरी बाय नॉट गोइंग टू द कोर्ट, बाय रिमेनिंग क्वाइट व्हेन ही वाज अक्यूज्ड, हेल्पिंग टू मैनेज द मॉब ऑफ पीपल, लीविंग चंपारण फॉर दिल्ली। कैसे मदद की थी बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताना है, बताओ 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 बताओ। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, हेल्पिंग टू मैनेज द मॉब ऑफ पीपल। लोगों की जो मॉब थी, जो भीड़ थी, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करा था गांधी जी ने इस तरीके से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स वाज इंडिकेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये जो स्टेटमेंट थी कि ये लोग अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे, ये किस चीज का इंडिकेटिव था? इंडिकेटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स व्हाट? ब्रिटिशर्स के किस चीज का इंडिकेटिव था ये? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मॉब मतलब भीड़। सर प्लीज मेरी बात सुन लो, बताओ ना क्या बोलना चाहते हो, ये तो बताओ। ये लिख रहे हो बस, मेरी बात सुन लो, आगे तो बोलो दोस्त। फियर, फियर बोल रहे हैं आप, बस फियर। फियर बोल सकते हो, बैफलमेंट बोल सकते हो, देयर एप्रीहेंशन बोल सकते हो। इन अ वे उनका डर, या उनका ये जो थॉट था कि हम, हमारी बहुत बहुत पावर है, ये इसको चैलेंज कर दिया गया। बेसिकली इस बात को आपको कन्वे करना है कैसे भी, इन व्हाटएवर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यू वांट टू। तो फियर हो सकता है, हेल्पलेसनेस हो सकता है, डर हो सकता है। ठीक है, डिफीट नहीं बोल सकते भाई, डिफीट तो नहीं हुई थी अभी तक। ठीक है, हेल्पलेसनेस भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट द वर्ड बैफल्ड मोस्ट नियरली मींस, इस एक्सट्रैक्ट में बैफल्ड का क्या मतलब है? एक जगह बैफल्ड यूज हुआ है ना, उसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड, डिस्कस्टेड, फ्राइटन्ड या कंफ्यूज्ड? थैंक यू साबर अली, स्वीट ऑफ यू। बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर 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 सर, कहीं सर लिखा हुआ है बस। आगे तो बोलो ना भाई, क्या बोल रहे हैं, ये तो बोलो। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, फ्राइटेंड। अंग्रेजी लोग बैफल्ड यानी कि डरे हुए थे, बिल्कुल घबरा गए थे बुरी तरह। 88, बढ़िया। नेक्स्ट, हुज माइट डिड द दिस डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन,
किसकी माइट इज डेमोस, अरे सॉरी यार, ये तो कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, हाँ माय बैड, चलो लिख देता हूँ, हाँ फिर भी ऑप्शन देता हूँ, अगर ये पिक करेगा तो कर लेगा। ऑप्शंस थे नहीं, मैंने गलती से कर दिया। ऑप्शन ए ब्रिटिशर्स, ऑप्शन बी शेयर क्रॉपर्स, ऑप्शन सी गांधी जी। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, बता दो फटाफट से। ए लिख रहे हो आप, ठीक है ए है, अंग्रेजों की सरकार को। अरे शेयर क्रॉपर्स, गलती हो गई, सॉरी माय बैड, मेरी गलती है कि मैंने ऑप्शन पहले पोल रोक दिया। नंदलेस भाई ये इसका क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर आया। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग ऐसे होमवर्क कर लेना, ये भी पास ईयर क्वेश्चन और ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने जो हमने अभी डिस्कशन किया है अबाउट द समरी, अगर वो समझा है तो आपको आ जाएगा समझ में आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं फिर, मूविंग ऑन। इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिया, आप लोग उनको देख सकते हैं, यू कैन रेफर टू देम। अगले